नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान में पार्ट 4 जो हम कर रहे थे उससे संबंधित आगे का तथ्य देखने वाले हैं, धारा, विद्युत और चुंबकत्व पाठ का। तो इसमें हम आज देखेंगे लेड अम्ल विद्युत सेल। तो इसमें क्या दिखाया गया है देखते हैं। लेड अम्ल विद्युत सेल, उसमें दिखाया गया है कि आकृति 4.3 में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सलूशन रखा है और उसके अंदर धनाग्र और ऋणाग्र दोनों से यहाँ से क्या होता है, रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर 2 वोल्ट इतनी ऊर्जा निकल रही है। देखते हैं लेड अम्ल विद्युत सेल की रचना दिखाई दी है। उसका सिद्धांत देखेंगे। इस प्रकार के सेल का विद्युत विमोचन होने के बाद उसे पुनः विद्युत आवेशित कर सकते हैं, मतलब उसको वापस, जैसे एक बार इसकी बैटरी खत्म हो गई तो इसको वापस हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ऐसा है। लेड अम्ल विद्युत सेल में शीशे का एक विद्युतग्र तथा लेड ऑक्साइड का यह दूसरा विद्युतग्र होता है। देखिए यहाँ पे दिया है, यह शीशा का है और यह लेड ऑक्साइड का है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा होता है। PbO2 इस विद्युतग्र पर धन आवेश तथा Pb इस विद्युतग्र पर ऋण आवेश होता है और दोनों में लगभग विभवांतर कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। सेल के पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों विद्युतग्रों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में लगे उपकरण में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया है। फिर देखिए ये सेल धारक है, इसमें हम लोग एक से ज़्यादा सेल एक समय पर कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से कनेक्शन गया है आगे, तो मतलब बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, इसे सेल धारक नाम दिया गया। इस प्रकार के विद्युत सेलों को अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। इन कारणों से वाहनों में, ट्रक में, मोटरसाइकिल, अखंड विद्युत शक्तिपूर्त वाले यंत्रों UPS में लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे निकल कैडमियम सेल। आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपकरण उपलब्ध हैं जिन्हें यहाँ वहाँ लेकर जाना पड़ता है। ऐसे साधनों के लिए निकल कैडमियम सेल का बहुत उपयोग करते हैं। यह सेल 1.2 विभवांतर देता है और इसे पुनः आवेशित किया जाता है, वापस से इसको चार्ज किया जा सकता है। वो निकल कैडमियम सेल है। विद्युत परिपथ सेल हम लोग देखते हैं। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? देखो, जिसमें जैसे ये आपको दिया गया, ये डायग्राम क्या दिखाता है, सरल विद्युत परिपथ। इसमें बैटरी है, प्लग कुंजी है, बल्ब है, तो ये सभी चीज़ें विद्युत परिपथ में दिखाई देती हैं। सेल धारक आकृति 4.4 में विद्युत बल्ब और प्लग कुंजी को विद्युत वाहक तारों से जोड़ने पर सेल धारक में से शुष्क सेल रखने पर बल्ब प्रकाशित होता है। इसका अर्थ बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब प्रकाशित होता है। सेल निकालते ही क्या होता है, बल्ब प्रकाशित नहीं होता है, इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह खंडित हो जाता है। और इस प्रकार के विद्युत घटकों को सुव्यवस्थित संयोजन को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया, ये एक विद्युत परिपथ है। जैसे अब इसमें देखो, इसमें ये क्या है, विद्युत सेल दिखाया गया है, प्लस माइनस, और विद्युत सेल में प्लस माइनस इस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। हमारे घर में भी इसी प्रकार के विद्युत परिपथ का संयोजन किया जाता है, परंतु विद्युत सेल के अतिरिक्त बाहर से तारों के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसे विषय में आगे पढ़ोगे। अब देखो लिथियम आयन विद्युत सेल। अब हमारे मोबाइल की बैटरी जो होती है वो लिथियम की बैटरी होती है, फिर लैपटॉप की बैटरी जो होती है वो लिथियम की बैटरी होती है। ऐसे बैटरियों को हम लोग क्या करते हैं, पुनः चार्ज कर सकते हैं। उदाहरणार्थ लैपटॉप, स्मार्टफोन इत्यादि, ये सेल पुनः आवेशित किए जा सकते हैं और निकल कैडमियम सेल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा का संचयन किया जा सकता है। फिर देखो सेलों का संयोजन कैसे करते हैं। विद्युत परिपथ में कभी कभी एक से अधिक सेलों के साथ जुड़ते हुए तुमने देखा होगा, जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो में हम देखते हैं 2 से 3 शुष्क सेल लगे होते हैं और उनको श्रेणी क्रम में रखते हैं, एक के बाद एक। फिर ऐसा करने का उद्देश्य एक सेल के विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर प्राप्त करना होता है, जिससे कारण अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत सेल आकृति 4.5 में दिखाए अनुसार जोड़ने पर सेलों को बैटरी कहते हैं। इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे तथा दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से जुड़ता है, और जिससे यदि प्रत्येक सेल का विभवांतर 1 हो तो ऐसे 3 सेलों का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। मतलब उससे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उससे ज़्यादा ऊर्जा प्रवाहित होगी। जैसे यहाँ पे देखो दिया है, हम लोग ट्रांजिस्टर और उसमें जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखो दिया है, ये श्रेणी क्रम है, ऐसा है।
तो विद्युत स्थलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम इसको अगर इस तरीके से जोड़ेंगे, एक रखेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो एक का धन दूसरे का ऋण, एक का धन दूसरे का ऋण, एक का धन दूसरे का ऋण, ऐसे कर करके जैसे एक बैटरी का विभवांतर 1 वोल्ट है तो ऐसे चारों का मिला के क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। फिर धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव देखते हैं हम लोग। इसमें आपको दिया गया है चुंबक और विद्युत धारा दी गई है। अब जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा वैसे ये चुंबक क्या होगा, अपनी दिशा बदलेगा। अब देखते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है। फिर चुंबकीय सुई अर्थात एक छोटा सा चुंबक ही होता है, यह तुम्हें मालूम है। क्षण चुंबक को चुंबकीय सुई के पास लेकर जाने पर चुंबकीय सुई अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, यह तुमने देखा है। उसी प्रकार परिपथ में विद्युत धारा शुरू करने पर भी चुंबकीय सुई अपनी दिशा परिवर्तित करती है। और अर्थात तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और हांस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड इस वैज्ञानिक ने ऐसा निरीक्षण सर्वप्रथम स्पष्ट किया था। संक्षिप्त में ऐसा कह सकते हैं कि किसी विद्युत सुचालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं कि मैग्नेट विद्युत धारा का प्रवाह है, कई मैग्नेट देखो अस्थायी चुंबकत्व होता है उसमें, मतलब उसमें विद्युत धारा के द्वारा चुंबकत्व का निर्माण किया जाता है। तो जैसे विद्युत धारा खत्म होगी वैसे उसमें चुंबकत्व का निर्माण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ये देखिए यहाँ पे बैटरी से इस खिल्ले को कनेक्ट किया गया है और बैटरी से इसको पावर मिल रहा है, तो उस पावर से क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकत्व का निर्माण हो रहा है और फिर एक कील उसको यहाँ पे चिपक रही है, वो दिखाया गया यहाँ पे। तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्क्रू के चारों लपेटे गए तार के कुंडल कॉइल में चुंबकत्व का निर्माण हो रहा है और इसी के कारण स्क्रू में भी चुंबकत्व का निर्माण हो रहा है। विद्युत प्रवाह खंडित होते ही वह नष्ट हो जाता है और कुंडल एवं स्क्रू इस संहिता को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चुंबकत्व का निर्माण हो रहा है। यह एक अस्थायी चुंबकत्व है। जैसे विद्युत धारा बंद होगी वैसे ही उसका चुंबकत्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्युत घंटी, जो आप देखते होंगे अपने घरों में भी लगी है, हाँ, बेल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो घरों में बनाई भी जा सकती है। उसमें भी इसी तरीके का कुछ कार्य किया जाता है। घरों के प्रवेश द्वार पर लगी सादी घंटी तुमने देखी है, ऐसी बंद पड़ी कोई एक घंटी खोलकर देखो, उसमें इस तरीके की आकृति आपको दिखाई देगी। हमें यह दिखाई देता है कि उसमें भी विद्युत चुंबकत्व का ही उपयोग किया जाता है। इस घंटी का कार्य कैसे चलता है देखेंगे। तांबे की एक तार के लोहे के टुकड़े पर अनेक बार लपेटी गई है, देखिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पे, ओके। फिर यह कुंडल विद्युत चुंबकत्व के रूप में कार्य करता है। एक लोहे की पट्टी मुंगरी के साथ विद्युत चुंबकत्व के पास जोड़ी गई है, देखो यहाँ पर, ये इस तरीके से दिखाया गया है। और इस पट्टी में एक स्क्रू होता है। विद्युत परिपथ आकृति 4.a में दिखाए अनुसार उसे संयोजित किया जाता है। स्क्रू पट्टी से जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है और वह लोहे की पट्टी को आकर्षित करती है, फिर जिसके कारण घंटी पर मुंगरी का प्रहार होता है और घंटी बजने लगती है, ध्वनि का निर्माण होता है। परंतु उसी समय संपर्क स्क्रू का लोहे की पट्टी से संपर्क टूटता है और चुंबकत्व तो नष्ट हो जाता है और लोहे की पट्टी पुनः पीछे की ओर आकर संपर्क स्क्रू को चिपक जाती है। पुनः घटित होकर मुंगरी घंटे पर प्रहार करती है। यह क्रिया बार बार होती है और घंटे से ध्वनि उत्पन्न होती है। आप बेल दबाए होंगे तो बेल का बटन अलग होता है, उसको आप दबाएंगे तो फिर वापस वो उसी अवस्था में चला जाता है, वो नॉर्मल बटन से अलग होता है। तो उसका कारण यही है, इस तरीके से समझे। तो जैसे बार बार प्रहार होता है तो बार बार उस घंटी का आवाज़ आता है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट ख़त्म हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर आप लिख डालिए कॉपी में और हम आगे के लेक्चर में आगे का पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।